तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पे। और आज हमारे पास रहेगा दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 मैंने आपको करा दिया था। लगातार एरोटेरिया की बुक से ये हमारी सीरीज चल रही है। तो आने वाले आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड लोअर पीसीएस, एफआरओ, रेंजर ऑफिसर, ठीक है, उन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज होने वाली है। रामबाण सिद्ध और अदर स्टेट जो एग्ज़ाम हैं वहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है? देखिए दोस्तों, भारत के जो नागरिक हैं ना, जैसे विदेशी जो नागरिक होते हैं, इनको यहाँ पे व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है। सरकारी नौकरियों में कंपटीशन के लिए इनको यहाँ पे चांस नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ स्वतंत्रताएं दोस्तों हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये सभी मित्रों भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो ये विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में दोस्तों क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? शायद लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट होकर कई बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथन पर विचार करें। मतलब इनमें से हमने छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। अब देखिए दोस्तों, कथन गलत वाले यूके ट्रिपल एस पूछ रहा है, यूके पीएससी पूछ देता है कभी कभार। तो पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल गलत है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला भी हमारा गलत है। ठीक है, तीसरा है, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों 1/4 नहीं भाई, 1/3 सदस्य इसके प्रति तीसरे वर्ष क्या होते हैं, दूसरे वर्ष क्या होते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए इन तीनों में से, तो ये तीनों कथन ही दोस्तों क्या है, हमारे पास गलत हो जाएंगे। ठीक है, तीनों कथन ही हमारे पास क्या है, ये गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन और मिल चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक। और दोस्तों जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस लाने में। तो ज़रूर आप हमें भी दोस्तों एक मोटिव दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीके जीएस का जो पोर्शन चल रहा है इंपॉर्टेंट है और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं इस बुक को पूरा कराऊंगा। ठीक है, तब जाके कहीं चैन लूंगा। ठीक है, तो बुक पूरी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, तो लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ना देखिए एक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या करें, पढ़ाई पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेंगे। तो क्या है, भारत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक या तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, सेकंड है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। दोस्तों इसमें पूछा गया हमारे पास कि कौन सा कथन सही है, तो सेकंड कथन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो पहला कथन हमारे पास सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए? अब देखिए दोस्तों, क्या है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो यह दोस्तों 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर। इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? दोस्तों केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सबसे पहले कब लाया गया था? तो 1963 में दोस्तों लाया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है भारत के जो संविधान है इस पे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन से तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद 37 में दोस्तों इसका उपबंध किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए दोस्तों अनुच्छेद 37 में इसका उपबंध किया गया है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आएंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों रहेगा हमारे पास, चैलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों चैलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चैलैया समिति का गठन कब किया गया, तो 1991 में किया गया। और कर सुधार से संबंधित दोस्तों ये समिति रहेगी हमारे पास, कौन समिति, चैलैया समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्न में किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है। इजी क्वेश्चन है, तो बूरी क्रांति, ठीक है, बूरी क्रांति का। 10वां क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है इस प्रकार से जाना जाता है। दोस्तों एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को कहा जाता है हॉट मनी। क्या, हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 11वां है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है ये गन्ने का, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, सही है, 11वें का यही है, ठीक है। तो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर दोस्तों कैबिनेट समिति। कहीं आप इसको कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग मत कर देना। ये आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति क्या है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करती है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। दोस्तों असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम नहीं था, तो सरकारी पदों का त्याग ये भी था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी था, अदालतों का वकीलों का बहिष्कार ये भी था। तो चौथा नहीं था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, तो ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दोस्तों दांडी मार्च क्या थी, गांधी जी के अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के विरोध में, तो इसको ही दोस्तों दांडी मार्च यात्रा कहा जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा दोस्तों समाप्त होती है, दांडी मार्च यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप 3 ये सवाल ना याद कर लेंगे, ठीक है। पहला है चौरा चौरी घटना, तो ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को होती है। कब होती है चौरा चौरी घटना, 5 फरवरी 1922 को, इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 7 सितंबर 1931 को होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गांधी जो है ना कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 7 सितंबर 1931 को होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। सी है पूना समझौता। पूना समझौता दोस्तों 24 सितंबर 1932, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों तीनों को याद करना, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों इसमें इसका कार्यक्रम सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राममोहन राय के संयुक्त प्रयास से हुआ था। तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1828 के नियम 12 के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। दोस्तों बहावियों का विद्रोह जो कुचला था ये कुचला था लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। किसने, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। आएंगे दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ना यूपी यूके PSC यूके SSC ने काफ़ी बार पूछा हुआ है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों शेयर करना, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस बुक में दिए हुए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमारे पास पूछे जा चुके हैं। तो 18वां क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में कौन राजवंश शामिल नहीं था। अब देखिए दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, इसमें पाल भी था, राष्ट्रकूट भी था, प्रतिहार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इसका एक किया हुआ मैंने पहले ही। तो पल्लव दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे। तो रा पा प्र रा पा,
तो दोस्तों इस हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं। पाल, राष्ट्रकूट और परिहार जो थे ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। ठीक है, आएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को किस दिशा में रखे जाते हैं? देखो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों भारत की प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, याद करना, इससे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? अन्नागार कहाँ मिला है? ठीक है, नगरीय दोस्तों सभ्यता रही है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अपने अवशेष मिले हैं। तो शवों का जो सर होता था उत्तर की ओर रखा होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? दोस्तों बौद्ध संगीति भी आप देख लेना। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या था? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक निम्न में कौन है? दोस्तों आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखलीपुत्र घोषाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप सी में। 23वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुगल काल में दोस्तों मुहतसिब था आचरण अधिकारी। क्या था? आचरण अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। 25वां, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों दीवान ए अर्ज जो था ना दान विभाग था। जैसे दोस्तों दीवान ए कोई किससे संबंधित था? दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था? ठीक है, ये विभाग याद रखना, ये मुगल काल के हैं, तो ये दान विभाग से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26वां, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार हैं? दोस्तों बसावन व दसवंत हैं आपके अकबर के दरबारी चित्रकार हैं। कौन? बसावन व दसवंत। ठीक है, याद करना अच्छे से, बार बार आयोग इन क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। बसावन व दसवंत पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आएंगे, अब देखिए परमाणु विद्युत गृह एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरी ओर दोस्तों राज्य दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो परमाणु विद्युत गृह एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ किस स्टेट में ये परमाणु विद्युत गृह मौजूद है? तो आपको इसमें से छांटना है कौन सा इसमें से गलत है। देखिए दोस्तों नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकर पारा गुजरात बिल्कुल सही है। गुजरात की दोस्तों राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, और कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? ये भी गुजरात में है। ठीक है, याद रखना ये भी। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर परमाणु जो विद्युत गृह है महाराष्ट्र में। देखिए 1 से आपको 3 याद हो गए। ठीक है, देखिए नरोरा आपने उत्तर प्रदेश देख दिया, कुडनकुलम आपने, देखिए कर्नाटक में नहीं है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, याद रखना। काकरपारा दोस्तों गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों 38वीं समांतर रेखा ना उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 देशों के मध्य है। रट डालना क्वेश्चन को, 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण के मध्य में, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्न में से कौन सा, अब देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस में दोस्तों साइंस का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि 10 या 12 क्वेश्चन पिछले जो 2021 में लोअर पीसीएस हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो ये देखना इस बार के लोअर पीसीएस में आपको 10 या 12 क्वेश्चन जनरल साइंस के दिखेंगे। तो निम्न में कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? दोस्तों अच्छा ईंधन क्या होता है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये बिल्कुल इसका ईंधन का गुण नहीं है। बाकी दोस्तों इसके ईंधन के 3 गुण हैं जो देख लेते हैं। तो ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। देखिए जो अच्छा ईंधन होता है ना उसका ऊष्मीयमान हमेशा उच्च होता है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। यही बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, तो याद कर लेना आप अच्छे से इसको। तो 29वें का बी है, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन हमारे पास है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हम मिलान करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक होता है। अगर आपको 1 या 2 पता है तो आसानी से आपका 1 नंबर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई हमारे पास। विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K। ठीक है, एक तरफ है विटामिन के बारे में। अब देखिए विटामिन B7 जो होता है ना, इसकी अगर आप पे कमी हो गई तो आपके बाल क्या होंगे? झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? बाल झड़ने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विटामिन B12 की कमी हो जाएगी आपकी, तो आपकी जो
प्रणाली अरक्ता होना, ठीक है, प्रणाली अरक्ता होना। और विटामिन ए आपको पता है बांझपन उत्पन्न करता है। और विटामिन के दोस्तों इससे क्या होता है, रक्त के थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो गई तो आपके दोस्तों ब्लड का क्लॉट फिर जल्दी नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है इससे। और विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। दोस्तों तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई, ठीक है दोस्तों, गैलेक्टिक इकाई, ठीक है, क्या है, गैलेक्टिक इकाई। और प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, ये दूरी नापने की इकाई है, ठीक है, सौर दूरी नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। और गैलेक्टिक इकाई क्या है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। दोस्तों महिलाओं में वर्णांता का रोग बहुत कम होता है। दोस्तों वर्णांता में क्या होता है ना, आदमी हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है, इसलिए जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनमें वर्णांतों को वहाँ पे भर्ती नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है। दोस्तों हीम प्लस ग्लोबिन, हीम क्या होता है दोस्तों, आयरन कहते हैं, ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन का है, और यह दोस्तों किसका करता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्या, गुप्त ऊष्मा। अब 35वां क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, जीवन की इकाई होती है। तो जीव द्रव्य में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, किसमें, जीव द्रव्य में, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम 36 क्वेश्चन की ओर, निम्न में कौन सा विटामिन ए का स्रोत नहीं है। दोस्तों मछली का तेल विटामिन ए मिलता है, पालक में विटामिन ए मिलता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम में होता है। इसके अलावा पपीते में विटामिन ए अच्छा मिलता है। पपीते में दोस्तों पपेन एंजाइम होता है जो लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसमें से जंतुओं के यकृत गुर्दे क्या हैं, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन दोस्तों है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में एक तरफ दिए हुए हैं प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर। अब इनकी इकाइयाँ देख लेते हैं। प्रतिरोध की क्या होती है, ओम। उसके बाद विद्युत प्रवाह की होती है एम्पियर। उसके बाद बल की होती है दोस्तों, क्या, बल की क्या होती है यहाँ पे, तो बल की होती है न्यूटन। और पावर की क्या होती है, पावर की क्या होती है, तो इसमें इसका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पावर की होती है एम्पियर, ठीक है। तो उसके बाद 38वां क्वेश्चन आ गया है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, लिथियम। कौन सा है, लिथियम।